Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I extend a very hearty welcome to all of you in this last video of our UP PET exam special history section video series. ओके ये जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही थी पीटी एग्जाम के रिलेटेड हिस्ट्री सेक्शन की, उसमें लास्ट वीडियो है. ओके और ये 5वीं वीडियो है हमारी, और इसका टाइटल है राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम. ओके तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं वीडियो को. जैसा कि आप जानते हैं, भारत का एक लंबे समय से विदेशों से व्यापारिक संबंध रहा है. ओके जब से हिस्ट्री के सबूत हमें मिलते हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज जो की गई हैं, जब से स्टडी शुरू हुई है, जब से माना जाता है कि हाँ जो व्यापार है इंडिया के वो होते रहे विदेशों के साथ. ओके चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में भी हमें इस बात के सबूत मिलते हैं कि हमारे इजिप्ट, सीरिया वगैरह से, ईरान, इराक साइड से व्यापार होता था. ओके ऐसे ही अगर हम बात करें वैदिक एज की, तब भी इस चीज के सबूत मिलते हैं कि व्यापार चलता था. उसके साथ ही बाद में भी अगर हम देखें अशोक के समय और उसके बाद के समय में भी, तो लगातार व्यापार जो है वो होता रहा है. ओके तो इस तरह से हमारे बहुत पुराने संबंध थे व्यापार के रिलेशन में, और एक लंबे टाइम तक हम वस्तुओं का आदान प्रदान इस तरह से करते रहे. जो हमारे यहाँ चीजें होती थी हम उनको भेजते थे, ऐसे ही उनके यहाँ जो चीजें होती थी और जो हमारे यहाँ उस क्वालिटी की या वो चीजें हमारे यहाँ होती ही नहीं थी, वो चीजें हम वहां से इंपोर्ट करते थे. ओके तो इस तरह से ये जो व्यापार रहा है, और शुरू से ही अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखेंगे तो इस व्यापार से सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान ही नहीं होता था, बल्कि इसके जरिए कल्चरल संबंध भी बनते थे एक दूसरे से. और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वैज्ञानिक तरक्की हुई, जो एजुकेशन के फील्ड में तरक्की हुई, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी. ओके इसी तरह से भारत का जो दशमलव पद्धति थी वो अरब गई, अरब से फिर मध्य एशिया होते हुए और फिर यूरोप तक पहुंची. ऐसे ही जो चाइना में जो कागज बना था और छापाखाना वगैरह बना था, वो धीरे धीरे होकर के यूरोप तक पहुंचा. बारूद का इस्तेमाल यूरोप तक पहुंचा. ओके तो इस तरह से व्यापार शुरू से ही इक्वलाइजिंग फोर्स के तौर पे काम करता रहा है, कनेक्टिविटी के तौर पे भी काम करता रहा है. तो इसीलिए व्यापार का एक शॉर्ट सा हमारे लिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी हो जाता है. तो ये तो रहा पुराना व्यापार और उसके संबंध. इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक लंबे समय से सिल्क रोड एक कनेक्टिविटी का जरिया रहा था, है ना. चाइना से शुरू होता था, ये चाइना से भी लगभग प्रशांत महासागर के एंड से शुरू होता था, जापान की जो कोस्ट है उधर से, और यहां से शुरू होकर के मध्य एशिया होकर के इसकी जो ब्रांचेस थी वो उधर अफ्रीका तक कनेक्टिविटी देती थी, उधर यूरोप तक, और इधर इंडिया का जो अपर पार्ट है कश्मीर के आसपास का, वहां तक रहता था. तो इसने जो मिडिल एजेस थी उस तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. ओके और लाल सागर और भूमध्य सागर के जरिए इंडिया से जो गुजरात की जो कोस्ट थी उधर से होकर के खूब व्यापार हुआ. ओके लाल सागर और भूमध्य सागर जो कि अफ्रीका की कोस्ट से लगे हुए हैं. ओके तो होता क्या है फिर कि 1453 में 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि ब्लैक सी, काला सागर के किनारे था, जो यूरोप है, यूरोप के बिल्कुल दक्षिण में, वो उसको तुर्कों ने जीत लिया. ओके 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको कि मुस्लिम वर्ल्ड में कुस्तुनतुनिया या हिंदी में भी हम कुस्तुनतुनिया के नाम से ही जानते हैं, उसको 1453 में जीत लिया गया तुर्कों के द्वारा. और फिर उनके द्वारा जो ये लैंड कनेक्टिविटी थी वो बंद कर दी गई. ओके जो लैंड कनेक्टिविटी थी, जिस तरह से स्थल मार्ग से यूरोप से और मध्य एशिया होते हुए व्यापार होता था, उसको बंद कर दिया गया एक तरह से. और यही नहीं, ये भूमध्य सागर तक जाकर के लूट मार करने लगे. ओके और इसकी वजह से भूमध्य सागर का भी मार्ग जो था इंडिया से या और इधर के जो देश थे उनसे व्यापार करने के लिए सुरक्षित
नहीं रहा, इसलिए यूरोपियंस जो थे नए नए मार्गों की तलाश में लग गए। ओके। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो भूमध्य सागर और लाल सागर से होकर के जो व्यापारिक मार्ग बनता था, तो उस व्यापार पे वैसे भी जो इटली और इटली के आसपास के व्यापारी थे उनका कब्जा था। वेनिस के व्यापारी हों, चाहे वो दूसरे आसपास के और व्यापारी हों, तो उनका कब्जा था। और जो वेस्ट वेस्ट जो यूरोप बचता है उसका कुछ वहाँ दखल नहीं था। और उनको ये चीज़ बहुत सालती थी कि हमारा जो है हम पिछड़ रहे हैं और ये लोग फलते फूलते जा रहे हैं। तो वो हमेशा एक व्यापारिक मार्ग की तलाश में थे, और इसी व्यापारिक मार्ग की तलाश में धीरे धीरे लोग जो थे वो अफ्रीका की जो सदर्न कोस्ट है बिल्कुल वहां तक आए, जिसे केप ऑफ गुड होप नाम दिया उन्होंने। ओके। और आखिरकार 1498 में वास्को ड गामा कालीकट पहुंचा। ओके। इससे पहले 1492 में कोलंबस वहां से निकला था। और कोलंबस वैसे तो इंडिया के लिए निकला था, लेकिन कोलंबस इंडिया ना आकर के रास्ता भटक गया और पहुंच गया सदर्न अमेरिका में। ओके। सदर्न अमेरिका की जो अपर कोस्ट है वहां पहुंच गया, जो वेस्ट इंडीज आइलैंड करके हैं। ओके। गयाना वगैरह, तो वहां पहुंच गया कोलंबस। यानी इंडिया की खोज करने के, इंडिया के व्यापारिक रास्ते की खोज करने के लिए, समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए वो निकला था, लेकिन पहुंच गया अमेरिका। तो अमेरिका की भी खोज एक तरह से इंडिया की खोज करने के ही प्रयासों में हुई। वास्को ड गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। कालीकट में जो जमोरिन वंश के जो राजा थे वहाँ वो उस टाइम राज कर रहे थे और उन्होंने इसका स्वागत किया। ओके। और इसके साथ ही इंडिया की और वेस्ट यूरोप की कनेक्टिविटी बन गई, सागर मार्ग खोज लिया गया। और इसके साथ ही जो पोर्टुगीज थे उनका एक छत्र राज अगले 100 साल तक लगभग एक छत्र राज इस व्यापार पर, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था, उस पर स्टैब्लिश हो गया। ये कितना प्रॉफिटेबल था इसको आप ऐसे लगा सकते हैं कि वास्को ड गामा जो कि कई सारे जहाज लेकर के वहां से चला था, तो वो जब वापस गया तो उसके बहुत सारे जहाज तो रास्ते में ही खराब हो गए, बहुत सारे लोग भी मारे गए, क्योंकि स्कर्वी नाम की बीमारी हो गई थी उनको, विटामिन सी की कमी से जो होती है उसकी वजह से। बहुत सारे व्यापारी भी उसके साथ ही भी मारे गए, लेकिन फिर भी जो माल भी वो लेके गया, जो बचे खुचे जहाज थे उनमें जितना माल वो लेकर के गया, ये माना जाता है कि उसको 60 से 70 गुना मुनाफा हुआ था इतने से ही। ओके। और जो मुख्य वस्तु थी इनके व्यापार की वो थे गरम मसाले। गरम मसाले में भी स्पेशली काली मिर्च। ओके। काली मिर्च की वजह ये थी कि ये लोग जो थे उस समय, क्योंकि साइंस ने इतनी प्रगति की नहीं थी, तो जो मीट वगैरह था, मीट को सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक ये काली मिर्च का लेप लगा करके उसको सर्दियों में स्टोर कर लेते थे, तो वो मीट लंबे समय तक खाने के लायक रहता था। अदरवाइज कुछ ही दिनों में मीट खराब हो जाता था। वहां सर्दियों में हमारे यहाँ की जैसी इतनी सारी सब्जियां तो होती नहीं, तो मोस्टली लोग मीट को ही स्टोर करके रख लेते थे। ओके। तो उस समय मीट को सुरक्षित रखने के लिए काली मिर्च बहुत इनको आवश्यक थी, तो इसीलिए काली मिर्च, स्पेशली काली मिर्च का ट्रेड किया गया इनके द्वारा। ओके। तो इतना 60 से 70 गुना इसको मुनाफा हुआ, और इसीलिए इन्होंने अगले 100 साल तक बाकी किसी को भनक ही नहीं लगने दी किस तरह से इंडिया से व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल गुप्त रखा अपने व्यापार और उसके तरीके को। लेकिन ये माना जाता है कि इन्हीं की कंपनी में एक व्यक्ति जो था वो डच था, जो एक ठीक ठाक से पद पे था, और उसने धीरे 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 करके यात्रा से, जो मार्ग था, जो समुद्री मार्ग था फ्रांस से, यूरोप से लेकर के और इंडिया तक का, उसके जो गुप्त रिकॉर्ड थे, कागज थे, मैप वगैरह थे, उनको सबको कॉपी कर लिया, नकल कर ली उनकी। ओके। और उनको धीरे से चुपचाप डच गवर्नमेंट को या जो भी डच ऑफिशियल थे उनको पहुंचा दिया। आखिरकार उनको भी इस चीज का पता चल गया, और लगभग 100 साल के बाद 1596 में वो भी इंडिया आ गए। ओके। तो 1498 से लगभग 1596 तक तो सिर्फ और सिर्फ जो पोर्टुगीज लोग थे, पुर्तगाली लोग थे, सिर्फ उन्होंने इंडिया से व्यापार किया। 1596 में जाकर के 1596 में जाकर के डच इंडिया आए, और इस तरह से डच जो थी सेकंड यूरोपियन पीपल थे जो कि इंडिया आए। डच यानी हॉलैंड या नीदरलैंड। ओके। नीदरलैंड के निवासी जो हैं वो डच कहलाते हैं। तो
पहले सबसे पहले समुद्री मार्ग से कौन आया इंडिया? पोर्टुगीज, पुर्तगाली लोग। सेकंड डच यानी नीदरलैंड के लोग। ओके, इंग्लिश जो थे वो थर्ड थे। ओके, इंग्लिश जो थे वो थर्ड थे, और इनके बाद फिर फ्रेंच लोग आते हैं। ओके, तो बाकी बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप याद रखें तो वो सफिशिएंट है। ओके, फर्स्ट पोर्टुगीज, सेकंड डच, और फिर 1600 में 31 दिसंबर 1600 को आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है। और जिस समय ये इस्टेब्लिशमेंट होती है, हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, उस समय भारत में जो राज कर रहा था वो अकबर कर रहा था। अकबर जैसे कि आप जानते हैं 1556 से और 1605 तक उन्होंने रूल किया। ओके, तो उस समय इंडिया में अकबर रूल कर रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर जारी होता है, इंडिया से जो व्यापार करने का सर्टिफिकेट था वो जारी होता है, उसमें उन्हें 15 साल के लिए लाइसेंस दिया गया था इनिशियली, कि आपको आप से 15 साल तक के लिए व्यापार इंडिया से करने के लिए अधिकृत किया जाता है। ओके, इसके बाद जब इंग्लिश यहाँ आते हैं 1608 में जाकर के हॉकिंस इंडिया आता है। हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज पे आया था 1608 में, लेकिन वो कई साल तक इंडिया रहता है और वहां रह करके कोशिश करता रहता है कि इंग्लिश जो है उनको व्यापारिक अनुमति मिल जाए, लेकिन जहांगीर उसको मोस्टली टालता रहता है। ओके, आखिरकार 1611 में एक युद्ध होता है, स्वाली बैटल, और उसमें कैप्टन मिडल्टन जो कि अंग्रेजों के ऑफिशियल थे, वो हरा देते हैं पोर्टुगीज फोर्सेस को। और जब वो पोर्टुगीज फोर्सेस को हराते हैं तो इसको देख करके कहीं ना कहीं जहांगीर के कान खड़े हो जाते हैं। जहांगीर एकदम समझ जाता है कि अरे, अगर इनको कोई पोर्टुगीज को अगर कोई चैलेंज कर सकता है समुद्र में तो वो इंग्लिश है, तो क्यों ना इंग्लिश को बढ़ावा दिया जाए। और इसीलिए शायद वो जो है तुरंत ही फिर इंग्लिश लोगों को व्यापार की अनुमति दे देता है। हालांकि हॉकिंस के बाद अब टॉमस रो आ चुके थे, और टॉमस रो के टाइम में उनके एफर्ट से ये माना जाता है कि ये व्यापार की अनुमति जो थी मिली थी। ओके, ऐसे ही 1632 में गोल्डन फरमान जारी होता है। गोलकुंडा जो कि साउथ की एक सल्तनत थी, उनके नवाब के द्वारा गोल्डन फरमान जारी किया जाता है इंग्लिश को। ओके, और इसके द्वारा बहुत ही कम दाम पे, बहुत ही सालाना एक बहुत छोटे से पेमेंट से ही उनको व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है साउथ में, गोलकुंडा के राज्य में। ओके, अगर हम मेजर जो हमारे शहर हैं, इंडिया के जितने बड़े शहर हैं, खासतौर से जो कोस्टल सिटीज है, मेट्रो सिटीज, लगभग उन्हीं के बसाए हुए हैं, जैसे कि मद्रास है आपका, बॉम्बे है, और कलकत्ता। ओके, तो अगर हम देखें तो मद्रास को फ्रांसिस डे ने बसाया था, मद्रास फ्रांसिस डे के द्वारा बसाया गया। सेम इसी तरह से बॉम्बे को जेराल्ड एंजियर के द्वारा बसाया गया, बॉम्बे जेराल्ड एंजियर। और कलकत्ता को जॉब चारनॉक के द्वारा, ओके, जॉब चारनॉक के द्वारा बसाया गया। देखिए, जैसे कि हम देख चुके हैं कि सबसे पहले पोर्टुगीज आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद फ्रेंच आए। बाकी तो और भी आए थे, डैनिश लोग भी आए थे इंडिया में, लेकिन बाकी इतने प्रभावशाली नहीं रहे कि हम उनके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करें। ओके, तो इन 4 पावर्स के बारे में ही स्टडी करते हैं। अगर आपको जैसे आप आगे देखेंगे, इंडिया पे जो राज किया है लगभग 200 साल, वो ना तो फ्रेंच लोग थे इतने ज्यादा, ना ही पोर्टुगीज थे, और डचों का तो लगभग नाम ही सुनने में नहीं आता। ओके, डच जो थे वो लगभग इंडिया से चले ही गए थे, वो तो बिल्कुल ही नहीं थे। फ्रेंच लोग जो थे वो पांडिचेरी तक सीमित थे। इसी तरह से गोवा, दमन दीव में जो थे वो आपके पोर्टुगीज सीमित थे। बाकी पूरी इंडिया में जो राज कर रहे थे वो इंग्लिश लोग राज कर रहे थे। तो आखिरकार ये फिर जानना हमारे लिए जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ इंग्लिश लोग राज कर पाए इंडिया पे, और जो ये फ्रेंच और डच और आपके फ्रेंच, डच तो हो ही गया, फ्रेंच और ये आपके पोर्टुगीज जो थे, आखिरकार वो क्यों नहीं राज कर पाए, ऐसी क्या चीजें हुई। तो चलिए उसको देख लेते हैं। असल में होता क्या है कि पुर्तगाल खुद 1580 में स्पेन से हार जाता है। ओके, पुर्तगाल का ही पड़ोसी स्पेन देश है, और वो मिलिट्रीली ज्यादा पावरफुल रहा।
तो 1580 में पुर्तगाल की हार हो जाती है स्पेन से, और वो खुद अगले 60-70 साल तक उसके अंडर में रहता है। और जैसा आप देख रहे हैं कि 1498 में तो वो इंडिया पहुंचे थे। ओके, तो लगभग 80 साल के बाद ही वो हार जाते हैं स्पेन से, स्पेन के कब्जे में आ जाते हैं। और स्पेन की पॉलिसीज अपनी अलग थी। तब तक वे साउथ अमेरिका जो थे वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे थे, उसको ज़्यादा कब्जाने पे ध्यान दे रहे थे, है ना। पूरे का पूरा साउथ अमेरिका लगभग स्पेन और पोर्टुगीज लोगों ने कब्जा रखा है। तो इसलिए उनकी प्रायोरिटीज बदल गई और उन्होंने इंडिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ओके, इंडिया के अपने एम्पायर पे। इसके अलावा उनकी धार्मिक पॉलिसी जो है वो भी जिम्मेदार मानी जाती है। ये माना जाता है कि वो उनमें धार्मिक कट्टरपंथ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उन्हें लोकल के राजाओं की सपोर्ट नहीं मिल पाई। ओके, जैसे कि आप देखेंगे, हमने पीछे भी अभी जिक्र किया कि समुद्र में वो बहुत दादागिरी दिखाते थे। कार्टेज अर्माडा सिस्टम उन्होंने इंडिया में लागू कर दिया था, ओके, पोर्टुगीज लोगों ने। और यहाँ तक के जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य तक को नहीं बख्शते थे। कई बार उनके भी शाही जहाजों तक को इन्होंने कब्जा लिया था। ओके, तो इसीलिए इंडिया की तरफ से भी ऐसे ही हॉस्टाइल व्यवहार हुआ होगा फिर, जिसकी वजह से पोर्टुगीज लोग इंडिया में ज़्यादा अपनी पावर को नहीं बढ़ा पाए। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उनका बहुत सीमित रहा। ओके, अब आते हैं हम फ्रेंच पे। तो अगर फ्रेंच की बात करें तो इंडिया में फ्रेंच और इंग्लिश जो लोग थे उनके बीच में संघर्ष हुआ, पावर स्ट्रगल। ओके, उसी पावर स्ट्रगल को हम समझने की कोशिश करेंगे एंग्लो फ्रेंच वॉर्स के द्वारा। ओके, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, जिन्हें जनरली कार्नेटिक वॉर्स के नाम से जाना जाता है। कार्नेटिक कर्नाटक का एरिया नहीं है, बल्कि जो वर्तमान का चेन्नई है, मद्रास जिसका पुराना नाम है, तो उसके आसपास का जो कोस्टल एरिया था तमिलनाडु का, उसी को कार्नेटिक कहा जाता था। ओके, और वहाँ पे एक सेपरेट नवाबी चलती थी। वहीं पे ये युद्ध हुए, इसलिए इनको कार्नेटिक वॉर्स का नाम दिया जाता है। ओके, एंग्लो फ्रेंच इसलिए क्योंकि बेसिकली इंडिया के हालांकि रूलर्स इसमें शामिल थे, लेकिन बेसिकली ये जो वॉर थे ये एंग्लो इंग्लिश और फ्रेंच लोग जो थे उनकी जो आजमाइश थी इंडिया में, कौन आगे राज करने वाला है, कौन रहने वाला है, और कौन यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने वाला है, इस चीज की जंग थी। यही इसमें डिसाइड होने वाला था। ओके, इसलिए इसको एंग्लो फ्रेंच वॉर्स कहा जाता है। तो ऐसा पहला वॉर जो था 1746 से 1748 तक इंडिया में हुआ। असल में इसकी जो बैकग्राउंड थी वो यूरोप में थी। यूरोप में ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। ओके, ऑस्ट्रिया में सक्सेशन का वॉर चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, और उसमें इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पावर्स इंक्लूड थी। ओके, वो दोनों इंगेज थी वहां पे। असल में अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो आप पाएंगे कि इंग्लिश और फ्रेंच लोगों में जितने युद्ध हुए इतने बाकी किसी में हुए ही नहीं। दुनिया का सबसे लंबा युद्ध इन दोनों के बीच में हुआ। ओके, 100 साल से ज्यादा वो युद्ध चला था। ओके, इसके अलावा कभी आप 7 साल का युद्ध सुनेंगे, कभी कुछ सुनेंगे, है ना। बार बार इनके बीच में युद्ध होते ही रहे। तो ऐसे ही ऑस्ट्रियन जो सक्सेशन का वॉर था उसमें ये दोनों पावर्स भी इंगेज हो गई, और यूरोप में इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। जब यूरोप में हुई तो वो लड़ाई इंडिया तक में आ गई। और ऐसा ही होता है फिर कि 1744-46 के आसपास जो फ्रेंच शिप्स थे कुछ, वो अंग्रेजों के द्वारा कब्जा लिए जाते हैं। उनकी रिटेलिएशन में यहाँ पे डुप्ले उस टाइम इनके गवर्नर जनरल हुआ करते थे फ्रेंच लोगों के, वो फिर जाके मद्रास को कब्जा कर लेते हैं, और इस तरह से युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध में फ्रेंच लोग जो हैं वो भारी पड़ते हैं अंग्रेजों पे, और 1748 में जाकर के ऑस्ट्रियन वॉर जो था वो एंड हो जाता है। तो इसीलिए उसके साथ ही ये वॉर भी एंड हो जाता है। ओके, मद्रास की संधि होती है और ये वॉर भी एंड हो जाता है। इस वॉर में फ्रेंच लोग जीते थे, फ्रेंच लोग आगे थे, डुप्लेक्स उनका लीडर था। ओके, फिर 1749 में ही यानी अगले साल फिर ऐसे हालात होते हैं कि हैदराबाद में और कर्नाटक दोनों में ही फिर सक्सेशन का वॉर यहाँ पे शुरू हो जाता है। ओके, उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ पे शुरू हो जाता है। एक तरफ मुजफ्फर जंग थे, दूसरी तरफ नासिर जंग थे। ऐसे ही कर्नाटक में अगर हम देखें तो वहाँ अनवरुद्दीन और उनके बेटे मोहम्मद अली थे, और दूसरी तरफ चांद खान। ओके, तो इस चांद खान नहीं, सॉरी, चंदा खान। तो चंदा खान थे एक तरफ, और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन और उनके बेटे
ये थे। ओके, तो इस तरह से हैदराबाद और कार्नेटिक दोनों में जो उत्तराधिकार था उसके विवाद में फिर से एक बार इन दोनों पावर्स को अपनी जोर आजमाइश करने का मौका मिलता है। ओके, शुरू में फ्रेंच लोग हावी हो जाते हैं, लेकिन बाद में डुप्लेक्स एक दो युद्ध हारता है और डुप्लेक्स को रिकॉल कर लिया जाता है फ्रांस के लिए, यानी वापस बुला लिया जाता है। ओके, और इसको वापस बुलाते ही दूसरे मिलिट्री जनरल को भेजते हैं जिसको गोडेहू नाम दिया जाता है, गोडेहू उसका नाम था। ओके, गोडेहू को भेजते हैं, हालांकि गोडेहू के पास में वो एबिलिटीज नहीं थी जो डुप्लेक्स के पास थी। ओके, डुप्लेक्स कितना माइंड का तेज था, इससे आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज तक एक प्रोवर्ब हमारे यहाँ चलती थी, और वो ये कि कोई अगर दिमाग का बहुत तेज होता था तो उसको अक्सर कहते थे कि भाई ये तो पूरा डुप्ले हो रहा है। ओके, हालांकि लोगों को डुप्लेक्स के बारे में नहीं पता होगा कि आखिरकार डुप्लेक्स था कौन, लेकिन अभी तक एक कहावत लोगों में बहुत फेमस थी, अगर कोई बहुत ज़्यादा चालाक बनता था, दिमाग बहुत तेज चलाता था अपना, तो उसको अक्सर डुप्ले की संज्ञा दी जाती थी कि ये तो पूरा डुप्ले हो रहा है। ओके, तो डुप्लेक्स को बाहर बुला करके फ्रांस बुला करके गोडेहू को भेजा जाता है, लेकिन गोडेहू यहाँ के अफेयर्स को नहीं संभाल पाता और फ्रांस फ्रांस जो है उसकी हार हो जाती है। फ्रेंच लोग बुरी तरह से हारते हैं इस युद्ध को। ओके, हालांकि 1754 में ये वॉर भी एंड हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि 1756 में फिर से 7 ईयर्स वॉर शुरू हो जाता है। 7 ईयर्स वॉर हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 7 ईयर्स वॉर का जो वॉर है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं इसी यही बैकग्राउंड बनती है अमेरिकन रिवॉल्यूशन की भी, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो है बैकग्राउंड बनती है फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के मॉडर्नाइजेशन की जड़ है। ओके, तो इस तरह से 7 ईयर्स वॉर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर टाइम मिले आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ओके, तो 7 ईयर्स वॉर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में शुरू हो जाता है 1756 में। उसका असर इंडिया में भी शुरू होता है, हालांकि थोड़ी देर से शुरू होता है, 1758 में शुरू होता है यहाँ, और यहाँ भी फ्रांस और इंग्लैंड लड़ पड़ते हैं। ओके, तो ये लड़ाई हालांकि इंडिया में फिर भी जल्दी खत्म हो जाती है। यहाँ 1756 से 58 से जो लड़ाई शुरू होती है 1761 में खत्म हो जाती है। हालांकि 7 ईयर वॉर 1763 में ही शुरू खत्म होता है, तो इसीलिए पूरी तरह से जो दोनों पावर्स के बीच में शांति स्टैब्लिश होती है वो 1763 में ही होती है। ओके, इसमें फिर से फ्रेंच लोग बुरी तरह से हारते हैं। वॉन्डी वॉश का बैटल इसमें होता है जो कि बहुत ही फेमस है, 1760 में होता है। एक तरफ तो कोम्टे थे फ्रांस के जो मिलिट्री जनरल थे, और दूसरी तरफ इंग्लिश मिलिट्री जनरल थे आयरकूट। ओके, आयरकूट जो थे उन्होंने बुरी तरह से फ्रेंच लोगों को हरा दिया वॉन्डिवश के युद्ध में, और इसकी वजह से फ्रेंच लोग यहाँ पे पूरी तरह से शांत पड़ गए। 1761 में जाकर के उन्होंने पांडिचेरी में पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। ओके, और यहाँ दोनों पावर्स के बीच में एक तरह से शांति स्थापित हो जाती है। ओके, और लेकिन इसी के साथ ही यहाँ यानी इंडिया में फ्रेंच जो चैलेंज था इंग्लिश लोगों के लिए वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फ्रेंच लोगों को सिर्फ मद्रास के आसपास के एरियाज में पांडिचेरी तक ही लिमिटेड कर दिया जाता है, और सिर्फ कुछ व्यापार वगैरह का अधिकार देकर के बाकी उन चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया जाता है। अब वो इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग के प्रोसेस से पूरी तरह से बाहर थे। ओके, तो फ्रेंच लोग 1761 में पूरी तरह से बाहर कर दिए गए। लंबा इनसे संघर्ष चला इंग्लिश लोगों का, लेकिन आखिरकार इंग्लिश लोगों ने इनको हरा दिया। ओके, अब बारी आती है डचों की। तो डचों को देख लीजिए, बेदरा का एक युद्ध होता है, बेदरा बैटल, जिसको कि चिनसुरा बैटल भी कहा जाता है, हुगली बैटल भी कहा जाता है। ओके, बेदरा बैटल, चिनसुरा बैटल या हुगली बैटल इसको कहा जाता है। 1759 में ये हुआ, बंगाल में है ये, हुगली नदी के किनारे। ओके, 1759 में ये युद्ध हुआ और इसमें डिसाइसिवली हरा दिए गए डच लोग। ओके, और डचों ने भी फिर यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और वो चले गए पूरी तरह से इंडोनेशिया में। ओके, उनका इंडोनेशिया में कब्जा था और इंडोनेशिया तक ही उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर लिया। यहाँ की एम्पायर बिल्डिंग प्रोसेस से ये भी बाहर हो गए। ओके, तो अब एक तरह से आपके पोर्टुगीज बाहर हो चुके हैं, फ्रेंच बाहर हो गए, और यहाँ पे
और डच भी बाहर हो गए। अब ऐसा कोई नहीं बचा था जो इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग के प्रोसेस में अंग्रेजों को चैलेंज करता। ओके, अब अंग्रेज जो थे वो यूरोपियन पावर से पूरी तरह से निजात पा चुके थे, उन पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। अब उन्हें डील करना था इंडियन पावर्स से। ओके, तो जरा देखते हैं कि इंडियन पावर्स के साथ उन्होंने क्या किया और कैसे किया। 1757 का पहला जो बैटल जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है वो प्लासी बैटल हुआ। ओके, इंडियन पावर्स के साथ जो सीधा सीधा स्ट्रगल माना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो प्लासी था। ओके, अगर हम इसका मिलिट्री इंपॉर्टेंस देखें प्लासी का, तो वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ओके, क्योंकि प्लासी का जो बैटल था ये माना जाता है कि उसमें मिलिट्री ताकत कम आजमाई गई और उसके बजाय जो कूटनीतिक चालें थी उसके द्वारा ही ये बैटल जीत दिया गया। क्योंकि सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे यहाँ के, जिनके साथ ये युद्ध लड़ा गया, उनके जो मिलिट्री जनरल थे कई सारे, उनको पहले ही अंग्रेजों के द्वारा अपनी साइड में तोड़ लिया गया। ओके, फिर वो चाहे उनके मीर जाफर हों जो कि मुख्य मिलिट्री जनरल थे, या राय दुर्लभ हों, जगत सेठ हों जो कि एक फाइनेंसर थे। ओके, सिर्फ उनकी तरफ से लड़े तो मीर मदन लड़े थे। ओके, बाकी तो सब लगभग इन्होंने तोड़ ही लिए थे। तो प्लासी बैटल एक कूटनीतिक सफलता ज्यादा थी और मिलिट्री की स्ट्रेंथ की जो आजमाइश थी वो कम थी, है ना। यहाँ मिलिट्री सुपेरियरिटी जो थी वो चेक करने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि ये कूटनीति से ही जीत लिया गया क्लाइव के द्वारा। मिलिट्री जो सुपीरियरिटी स्टैब्लिश होती है वो नेक्स्ट युद्ध से होती है, और जो था 1764 में, जिसको बक्सर नाम से जाना जाता है। चलिए हल्की सी बैकग्राउंड देख लीजिए आखिरकार प्लासी की। ओके, होता क्या है कि 1756 में अलीवर्दी, वहां का अलीवर्दी खां जो था बंगाल का नवाब था, लेकिन 1756 में उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद नया नवाब जो बनता है वो बनता है उसी का दौहित्र, उसकी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला। ओके, सिराजुद्दौला एक नवयुवक था और एक रूलर के नाते भी अभी वो नया था। ओके, अभी 1757 में उसको एक साल भी मुश्किल से होता नहीं है। ओके, तो युवा होने के नाते कुछ तो उसको भी एक्सपीरियंस की कमी थी, और बहुत सारी जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो भी उससे अनभिज्ञ था। दूसरा क्या है कि जो इंग्लिश कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी को एक तरह के सर्टिफिकेट जारी होते थे। ओके, बिजनेस करने के लिए एक तरह के सर्टिफिकेट जारी होते थे, जिनके द्वारा उनको चुंगियों से फ्री पास मिल जाता था। ओके, फ्री पास मिल जाता था, और उससे उनको टैक्स, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता था चुंगियों पे जगह जगह, है ना। इन पासेस को दस्तक नाम दिया जाता था। तो कंपनी ऑफिशियल क्या करते थे कि जो कंपनी का व्यापार होता था उसमें तो इसको इस्तेमाल करते ही थे, कई बार वो पर्सनल व्यापार करते थे तब भी इसको इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा लोकल के कोई बिजनेसमैन है ना, तो उनको दे दिया करते थे अपने पास, इसके लिए तुम भी इनका इस्तेमाल करो, इनसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, है ना। तो इससे जो था रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था नवाब का। जब नवाब को ये पता चला तो उसने पहली चीज तो इस चीज के लिए मना किया। ओके, दूसरी चीज क्या थी कि वहां फोर्ट विलियम नाम का जो इन्होंने जगह बनाई थी कैलकाटा में, उसकी एक किलेबंदी करने लगे। उसको मना करा नवाब ने, नहीं माने। जब नहीं माने तो उसने इन पे हमला कर दिया। ओके, हमला करके उसने उसको कब्जा लिया। जो वहां पे इनका ड्रेक नाम का ऑफिसर था वो भाग गया जान बचा करके वहां से, और उसको कब्जा लिया गया। ओके, कब्जा करके वो वहां पे अपने एक ऑफिसर को तैनात करके, मानिकचंद नाम का ऑफिसर था, वो वापस आ गया। इधर हमले की जानकारी बाकी ऑफिशियल्स को पहुंचती है, मद्रास तक पहुंचती है। मद्रास में क्लाइव थे उस टाइम, तो क्लाइव को तुरंत भेजा जाता है कि जाओ हेल्प करो और विलियम को, फोर्ट विलियम को फिर से अपने कब्जे में लो। वहां पहुंचते हैं और वो फिर से जाकर के घूस दे करके उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, और इसके साथ ही आगे युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कई सारे जो उसके ऑफिशियल थे, जैसे हमने बताया, राय दुर्लभ, सेठ जगत सेठ और मीर जाफर जो कि मेन कमांडर था सिराजुद्दौला की आर्मी का, सबको अपनी तरफ मिला लिया जाता है, और युद्ध बस नाम के लिए फॉर्मेलिटी होता है। युद्ध में राय दुर्लभ आपका लड़ता ही नहीं, मीर जाफर नहीं लड़ता। ओके, और इसके बजाय क्या करते हैं कि जैसे युद्ध शुरू होता है थोड़ी देर में ही वो सिराजुद्दौला को और राय देते थे मीर जाफर
कि देखिए ये युद्ध हम हार सकते हैं, तो इसलिए आप अपनी जान बचा करके मुर्शिदाबाद चले जाइए। ओके, वो वहां से चला जाता है मुर्शिदाबाद के लिए। युद्ध हार जाते हैं, ये मीर मदन जो है युद्ध लड़ते हुए मारे जाते हैं। और मीर जाफर अपने बेटे मीरन को भेज देता है कि जाओ उसको मुर्शिदाबाद में है वो, और उसको मार डालो, नवाब को। ओके, तो मीरन जो वहां जाते हैं और मोहम्मद बेग नाम का एक व्यक्ति है उससे उसकी हत्या करवा देते हैं, मर्डर करवा देते हैं। देखिए कई सारे माँ हैं। मीर जाफर ने भेजा अपने बेटे मीरन को, किसके द्वारा उसने, मीरन ने किसके द्वारा मरवाया, मोहम्मद बेग के द्वारा। और कहाँ मरवाया, मुर्शिदाबाद में। ओके, तो कई सारे माँ आते हैं इसमें, एम। तो इस तरह से 1757 का प्लासी बैटल एंड हुआ। इससे पहले एक और घटना मानी जाती है कि जब उसने हमला किया था वहां, तो ये मतलब सिराजुद्दौला ने जब हमला किया था अंग्रेजों पे, तो ये माना जाता है कि एक कोठरी में उसने 18 बाई लगभग 15 की कोठरी थी वो, उसमें 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था। ओके, उसमें बंद कर दिया। गर्मी की रात थी, मई जून की रात थी, तो उस भयंकर गर्मी में इतनी तंग सी कोठरी में अधिकतर लोग मारे गए। 123 लोग 146 में से मारे गए ये माना जाता है, और 23 जिंदा बचे। और इस घटना का जो वर्णन दिया है वो हॉलवेल ने दिया है। हॉलवेल खुद भी उनमें शामिल थे, उनका कहना है कि मैं खुद भी उनमें शामिल था, और 146 में से 23 लोग ही हम जिंदा बचे थे। हालांकि इस घटना की सत्यता पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। अधिकतर लोग इसको कपोल कल्पित घटना मानते हैं, मतलब एक तरह से चीजों को हाइपोक्राइट करने की मानते हैं। ये माना जाता है कि ये एक चाल थी जानबूझ के हॉलवेल की, जिसके द्वारा अंग्रेजों को भड़काया जा सके सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। ओके, तो कुल मिला के ये घटना थी जो कि ब्लैक होल की घटना कहलाती है। 146 लोग बंद किए गए थे, 123 लोग मारे गए थे, 23 जिंदा बचे थे। ओके, और कोठरी जो थी 18 बाई 15 के लगभग थी, 18 फुट लंबी, 15 फुट चौड़ी। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट 1757 प्लासी बैटल। नेक्स्ट इज 1764 बक्सर बैटल। ओके, देखिए 1757 का जब बैटल हो जाता है और सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया जाता है, अब नया नवाब कौन बनेगा, पहले से ही तय था, मीर जाफर को बनाया जाएगा। ओके, मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, और उन पे अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी वो थोप दी जाती हैं। अंग्रेजों को इनको लूटना था सिर्फ, और मीर जाफर के जो रिसोर्सेस थे वो इतने ज्यादा नहीं थे कि वो अंग्रेजों का लालच पूरे कर पाते। अंग्रेजों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी, वो उन डिमांडों को पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए 1760 में जाकर के फिर से अंग्रेजों ने उनके साथ भी वही करा जो कि जो कि सिराजुद्दौला के साथ किया था। ओके, हालांकि बस इनको मारा नहीं, इनके साथ अभी कोई युद्ध नहीं होता है, इनको बस नवाबी से हटा दिया, और इन्हीं के दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया। ओके, मीर कासिम काफी चालाक तेज तर्रार व्यक्ति था। उसने पहले अपनी राजधानी दूर करी, और उसके बाद वो जो था इनकी बातों से कहीं ना कहीं मुकरने लगा। इनकी जो डिमांड्स थी वो जानबूझ के उनको पूरा नहीं करने लगा, जिसकी वजह से अंग्रेज उससे भी नाराज हो गए, और 1763 में उसको भी हटा दिया गया। ओके, वो बंगाल छोड़ करके बिहार की तरफ आ जाता है, बिहार और यावत के पास तक, और यहाँ आकर के युद्ध की तैयारी करता है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से बात करता है, ऐसे ही जो उस टाइम मुगल बादशाह थे शाह आलम सेकंड, उनसे बात करता है, और तीनों पार्टियां मिलकर के अंग्रेजों से युद्ध की तैयारी करती हैं। ओके, तीनों पार्टियां देखिए, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, तीनों मिलकर के अंग्रेजों से युद्ध की तैयारी करते हैं। अंग्रेजों से युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है 1764 का बक्सर बैटल। ओके, बक्सर जो है वो पटना से कोई 100 किलोमीटर वेस्ट की साइड में स्थित है। वर्तमान जो पटना है बिहार की राजधानी, उससे कोई 120 के किलोमीटर के आसपास वेस्ट में है। ओके, तो यहाँ ये युद्ध होता है। इन तीन पावर्स को फिर से 50,000 से ज्यादा की सेना होती है इन तीन पावर्स की। ओके, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम की जो सेना है वो 50,000 से ज्यादा की सेना है, और उसके अगेंस्ट जो अंग्रेजों ने अपनी सेना खड़ी की वो मुश्किल से 8,000 की सेना थी, 8,000 से भी कम ही कम थे। ओके, लेकिन तब भी बक्सर का बैटल ये हार जाते हैं। ओके,
और यहाँ क्लियर कट जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है इंग्लिश लोगों की या यूरोपियंस की जनरली, वो इस्टेब्लिश हो जाती है। ओके, वो इस्टेब्लिश हो जाती है। इसके बाद फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि की जाती है। क्लाइव वापस आता है, फिर से वहां का गवर्नर बनता है और संधि की जाती है इलाहाबाद की। उसके उन संधियों के द्वारा बंगाल में डुअल गवर्नेंस लागू हो जाती है, द्वैध शासन जिसको कहते हैं वो लागू हो जाता है, जिसमें कि निजामत जो है वो नवाबों को मिलती है ना। निजामत जो है वो नवाबों को मिलती है, यानी मीर कासिम आके मीर कासिम नहीं, सॉरी, उनको तो हटा दिया जाता है। अब मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया जाता है और मीर जाफर को कहा जाता है कि भाई आप तो इनका प्रशासन संभालोगे सारा, लेकिन टैक्सेशन जो है उसको हम करेंगे। ओके, टैक्स को उगाना, उसको कलेक्ट करना, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो इस तरह से डबल शासन वहां स्टैब्लिश हो जाता है, एक निजामत देख रहे हैं और दूसरे टैक्सेशन देख रहे हैं। ओके, तो ये थे आपके प्लासी बैटल और बक्सर बैटल। इसके बाद देखिए अब यहां से जो है ब्रिटिश के जो साम्राज्य निर्माण का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, वो स्टार्ट हो चुका है और अब ये धीरे धीरे इंडिया में अपने एम्पायर को एक्सपांड करेंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते, बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखते हैं, सोच समझ के कदम रखते हैं। ओके, और बंगाल पे अपनी सत्ता एस्टेब्लिश करने के बाद वहां पे अपना प्रभुत्व एस्टेब्लिश करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और इनकी जो पहली टक्कर होती है किसी बड़ी इंडियन पावर से, वो मैसूर से होती है। ओके, यहां मैं ये बताता चलूं, जो मैं बंगाल कह रहा हूं तो बंगाल में उस समय आज के बिहार, उड़ीसा और असम का भी एक बड़ा पार्ट शामिल था। तो बंगाल से मतलब है कि जब इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया तो बिहार तक आता था, बिहार और उड़ीसा और असम का भी एक बड़ा हिस्सा, इसके अलावा पूरा बांग्लादेश और इस टाइम का वेस्ट बंगाल। ओके, तो ये सारा एरिया उसमें शामिल था। तो इस तरह से बक्सर बैटल हो गया। अब इनका नया जो निशाना था वो मैसूर था, मैसूर स्टेट, जो कि बहुत ही शक्तिशाली स्टेट था और हैदर अली वहां के सुल्तान थे। हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान बहुत ही अच्छी तरह से रूल चला रहे थे और वो ये समझते थे कि ये जो अंग्रेज हैं ये किसी के नहीं है। ओके, ये किसी के नहीं है, ये साम्राज्यवादी फोर्सेस हैं और बेसिकली ये बस अपना हमारे ऊपर प्रभुत्व इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इसीलिए, और इन्होंने ये भी देखा, बहुत ही जल्दी रियलाइज कर लिया था हैदर अली ने कि हमारी जो वीकनेस है, इंडिया की जो वीकनेस है वो है हमारी ट्रेडिशनल तरह की फाइटिंग। ओके, इसलिए इन्होंने अपनी जो आर्मी थी उसको फ्रेंच टेक्निक के द्वारा, फ्रेंच लोगों के द्वारा ट्रेन कराया और उसी तरह से अपने यहाँ जो बारूद वगैरह का काम था, गोला बारूद का, तोप वगैरह का, सारी चीजें वैसे ही यूरोपियनाइजेशन कर दिया आर्मी का। ओके, ये चीज अंग्रेजों को भी पता थी, इसलिए शायद सबसे पहले उन्होंने इन्हीं पे निशाना साधा और 1767 से 1769 तक पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ओके, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक होता है, जिसमें कि हैदर अली की जीत होती है। ओके, एक तरफा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हैदर अली हावी रहता है, जीत होती है उसकी। उसके बाद अगले 13 साल तक शांति रहती है और 1780-84 में दूसरा युद्ध होता है। ओके, 1780 से 1784 के बीच दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में एक तरह से बराबरी कंडीशन रहती है। पहले टीपू सुल्तान और हैदर अली हावी रहते हैं और उसके बाद में हैदर अली 1782 में उनकी डेथ हो जाती है और फिर टीपू सुल्तान के हाथ में पूरी तरह से आ जाता है राजपाट और उसके बाद जो है मोस्टली अंग्रेज हावी रहते हैं। तो ये युद्ध लगभग बराबरी पे छूटा। आखिरकार मंगलौर की संधि से ये समाप्त हुआ। ये जो समाप्त हुआ था आपका मद्रास की संधि से हुआ था। जो पहला आंग्ल मैसूर था ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ और दूसरा मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। ओके, हालांकि ये लगभग बराबरी का माना जाता है। पहले में ये माना जाता है कि हैदर अली जीता था। ओके, आप एक चीज यहाँ देखते जाइए कि जब ये सेकेंड वॉर चल रहा था इनका 1780 से 1784 तक, उस समय अंग्रेज जो थे कई फ्रंट पे लड़ रहे थे। चाइना में उनकी लड़ाई चल रही थी, है ना, यहाँ टीपू सुल्तान से लड़ रहे हैं, हैदर अली से लड़ रहे हैं। ओके, इधर इंडिया में ही फर्स्ट
एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया था 1775 में, और वो 1782 तक चलता है। ओके, तो उधर मराठों से भी लड़ रहे थे, इधर हैदर अली टीपू सुल्तान से लड़ रहे थे, उधर चाइना में लड़ रहे थे। इसके अलावा अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रही थी अमेरिका में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी वो लड़ रहे थे। तो आप अगर ये सोचते हो कि नहीं साहब ये जो कुछ था एक्सीडेंटल था और बाई लक था सिर्फ, जैसे ही कई बार इंडिया वाले सोचते भी हैं, तो वो शायद गलत है ना। उनकी कितनी स्ट्रेंथ थी, वो कितने पावरफुल थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चार चार फ्रंट पे चार चार बड़ी पावर से वो लड़ रहे थे और एक भी जगह एक तरफा नहीं आ रहे। ओके, तो बाय द वे ये लगभग बराबरी का माना जाता है और मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। फिर तीसरा बैटल होता है 1790 से 1792 में, और यहाँ पे माना जाता है कि माना नहीं जाता बल्कि हार हुई थी, क्लियर कट हार थी टीपू सुल्तान की, और उसको लगभग अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। ओके, लगभग आधा राज्य, और वो अपनी कैपिटल भी ट्रांसफर कर लेता है, श्रीरंगपट्टनम ले जाता है अपनी कैपिटल को। ओके, लेकिन 1799 में जो कि चौथा बैटल होता है एंग्लो मैसूर, इसमें उसको पूरी तरह से हरा दिया जाता है, उसको युद्ध भूमि में ही मार दिया जाता है, और इसके साथ ही मैसूर नाम का जो स्टेट था स्पेशली टीपू सुल्तान हैदर अली के अंडर में, वो समाप्त कर दिया जाता है। ओके, इनके जगह पे जो पहले हिंदू वडियार किंग यहाँ राज करते थे, उन्हीं को फिर से एक छोटा सा स्टेट दे करके स्टैब्लिश कर दिया जाता है। ओके, तो इंडिया की एक जो पावर थी जो कि इमीडिएट खतरा था, वो खत्म कर दी जाती है। ओके, यहाँ हम ये बताते चलें 1799 में नेपोलियन जो था फ्रांस में, वो पूरे यूरोप को मथ रहा था, पूरे यूरोप के लिए खतरा बना हुआ था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्पेशल निर्देश थे कि आप जितना जल्दी हो सके टीपू सुल्तान को पूरी तरह से खत्म कर दो, क्योंकि टीपू सुल्तान डायरेक्ट कांटेक्ट में था फ्रांस के। ओके, उनके सीधे कांटेक्ट में था, और ये माना जाता था कि नेपोलियन इंडिया की तरफ कभी भी हमला कर सकता है, और जब वो इंडिया की तरफ हमला करेगा और यहाँ अगर टीपू सुल्तान उससे मिल गया तो अंग्रेजों के लिए जबरदस्त खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ओके, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी टीपू सुल्तान को खत्म करना चाहते थे, और इसीलिए 1799 में उस पर हमला करके खत्म कर दिया गया। ओके, सो दैट वाज द एंड ऑफ मैसूर। अब आप देखिए दूसरी पावर, जो दूसरी पावर अब निशाने पे आने वाली थी इंडिया की, वो थे मराठे। ओके, और मराठों से पहला जो बैटल हुआ इनका, वो 1775 से 1782 में हुआ, जैसे कि अभी हमने पीछे बताया था। ओके, 1775 से 1782 वैसे बेसिकली क्या था कि मराठों में आपस में ही खींचतान शुरू हो गई थी 1775 में नया पेशवा बनाने के विवाद में। हम उसके बहुत जड़ तक नहीं जाएंगे बिकॉज दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो आंग्ल मराठा युद्ध आपसी विवाद से शुरू होता है। रघुनाथ राव थे, उन्होंने आकर अंग्रेजों से संधि की और कहा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम पेशवा बनना चाहते हैं। ओके, अंग्रेजों ने उनका साथ दिया, और हाँ ना पहले अंग्रेजों में भी आपसी वो रहता है, लेकिन आखिरकार युद्ध होता है और लंबा युद्ध चलता है 7 साल, और दोनों पार्टियां इसमें बहुत अच्छे से समझ लेती हैं कि दोनों पावर्स कितनी ताकतवर हैं। ओके, अंग्रेजों का जो हो सकता है कि जो गलतफहमी हो कि मराठे शायद बकरी का बच्चा है, गब्बर सिंह के जैसी कहावत कि बकरी का बच्चा उठा के ले जाएंगे, तो वो अंग्रेजों की कहावत भी, अंग्रेजों का विश्वास भी टूट गया कहीं ना कहीं, और मराठों को भी बहुत अच्छे से पता चलेगा कि अंग्रेज कितने पावरफुल हैं। ओके, तो 7 साल ये युद्ध चलता है और लगभग इनडिसीजन की कंडीशन में खत्म होता है। ना तो अंग्रेज हारते हैं एक तरफा, ना ही मराठे हारते हैं, हालांकि मराठों को कुछ अपने क्षेत्र अंग्रेजों को देने पड़ते हैं आपस में फूट की वजह से। ओके ओके, तो ये जो था फिलहाल अगले 20 साल तक लगभग शांति स्थापित रहती है, दोनों पावर्स के बीच में कोई संघर्ष नहीं होता, और अगला युद्ध जो होता है फिर से वही होता है जो जैसे कि पहले हुआ था। यहाँ फिर से जैसे यहाँ पे रघुनाथ राव गए थे, यहाँ फिर से बाजीराव सेकंड गए अब इनके पास, और उन्होंने मदद मांगी कि आप हमारी हेल्प करो। आपस की लड़ाई में अंग्रेजों से मदद मांगी, और अंग्रेजों को तो बहाना चाहिए था, वो तो बैठे थे इसी फिराक में कि इनमें कब जो है फूट पड़े और हमें मौका मिले। ओके, असल में मराठों को जो उनकी एक हद तक ये माना जाता है, कई हिस्टोरियंस ने कहा है कि कुछ हद तक उनमें जातिवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और लालच बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसी चक्कर में जो था जो मराठा कॉन्फेडरेसी बनी थी ना,
असल में मराठा संघ बन गया था, जो 1750 तक पूरे मराठे एक पावर हुआ करते थे। 1750 के बाद मराठा जो पावर थी वो 5 अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। ओके, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ये 5 जो हिस्से थे, वो सबसे पहले तो जो केंद्र था, जो अभी भी सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था, वो पेशवा थे और इनका शासन पूना से चलता था। ओके, पूना के पेशवा, और ऐसे ही आपके ग्वालियर के सिंधिया। ओके, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, और ऐसे ही नागपुर के भोंसले, और आपके गुजरात में काठियावाड़ के जो थे आपके गायकवाड़। ओके, तो इस तरह से ये 5 पावर्स में बट गया था। इसी को मराठा कॉन्फेडरेसी कहा जाता है। तो इस मराठा कॉन्फेडरेसी में ही आपस में विवाद था, जिसका की फायदा 1803 में अंग्रेजों ने उठाया। ओके, और उन्होंने एक पक्ष का साथ लेकर के युद्ध छेड़ दिया। ये इस युद्ध में मराठों को बुरी क्षति पहुंची और इन पे अधिकतर पे हावी हो गए, और जो सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी थी वो इन पे थोपी गई। ओके, सब्सिडी अलायंस पॉलिसी का लिंक आपको, अगर आपको थोड़ा डिटेल में देखनी है सब्सिडी अलायंस पॉलिसी, तो वो इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसी चैनल पे वो उसका वीडियो मौजूद है। ओके, इसके बाद फिर थर्ड बैटल होता है 1818 में, है ना। यहां मैं ये बताता चलूं कि सेकेंड बैटल में ही लगभग मराठों पे बुरी तरह से हावी हो चुके थे। थर्ड बैटल बस नाम मात्र का बैटल था, और एक तरह से मराठा पावर को, स्पेशली जो पेशवा थे, उनको पूरी तरह से साइड लाइन किया गया था सिर्फ। बाकी और इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था। ओके, और ना ही ऐसा कोई बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा अंग्रेजों को, एक तरफा युद्ध था लगभग। ओके, तो 1818 में फिलहाल पूरी तरह से पेशवाई को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद पेशवा जैसा कोई पद नहीं रहता। छत्रपति का पद, जो कि पेशवाओं ने लगभग समाप्त कर दिया था, उसको रिक्रिएट कर दिया जाता है, और एक छोटा सा स्टेट सतारा नाम का एस्टेब्लिश करके वहां पे प्रताप सिंह को वहां का बना दिया जाता है। ओके, छत्रपति नया। और ये किंगशिप जो 1848 तक लगभग चलती है, जब तक कि सतारा को डलहौजी के द्वारा अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा नहीं एनेक्स कर लिया जाता। ओके, तो ये दूसरी पावर जो थी ये भी खत्म हो गई 1818 में। देखिए, पहले उन्होंने बंगाल से और आपका अवध तक लगभग अपनी जो धमक थी वो स्टैब्लिश की, है ना। पूरा बंगाल, उड़ीसा, और आपका वर्तमान बिहार, झारखंड, और ये यूपी तक, लगभग लखनऊ तक उनकी पहले यहाँ तक पावर स्टैब्लिश हुई। उसके बाद में उन्होंने हैदर अली को हराया। हैदर अली को हरा करके उसका पूरा लगभग तमिलनाडु, केरला, और इस टाइम का लगभग कर्नाटक, इन इतने क्षेत्र में और उसकी पावर स्टैब्लिश हुई। इसके ऊपर अब मराठे बच रहे थे, अब मराठों को भी खत्म कर लिया। तो मराठों को खत्म करके वो लगभग गुजरात, राजस्थान तक पहुंच गए, दिल्ली तक पहुंच गए। ओके, क्योंकि दिल्ली तक जो था उस समय मराठों का राज था, मराठों से और इससे भी ऊपर तक, है ना, लगभग हरियाणा तक। अब उनके सामने सिर्फ एक ही पावर बची थी, जो कि मेजर पावर थी इंडिया में, और वो थे सिख। ओके, 1839-40 तक लगभग महाराजा रणजीत सिंह जीवित थे, और उनके जीते जी उन्होंने इस तरह के फ्रेंडशिप बना के रखी अंग्रेजों से, जिससे कि कोई टकराव ना हो। ओके, कोई युद्ध उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन जो सिख सुप्रीमेसी थी, सिख जो सॉवरेंटी थी, उसको बनाए रखा। लेकिन 1839-40 में उनकी डेथ के बाद सिखों में भी आपस में विवाद होता है, और अंग्रेजों को मौका मिलता है पहली बार उनके बीच में दखल देने का, और अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है सिखों का, पहला युद्ध 1845-46 में। ओके, 1845-46 में पहला युद्ध होता है, और इसमें अंग्रेज, जैसा कि यूजुअली होता था, जीत जाते हैं और सिखों को बहुत हद तक अपने अंडर में ले लेते। ओके, अपने अंडर में ले लेते हैं। लेकिन 1849 में लॉर्ड डलहौजी आता है, उसके इरादे कुछ और होते हैं, और सेकेंड बैटल होता है एंग्लो सिख वॉर, और इसमें सिखों को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सिखों का एम्पायर खत्म करके उनके एम्पायर को इंग्लिश एम्पायर में या ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्पायर में मिला लिया जाता है। तो इस तरह से अब इंडिया में कोई ऐसी मेजर पावर नहीं बची थी जो अंग्रेजों के अंडर में ना हो, है ना। या तो सीधे सीधे युद्ध करके उन्होंने उन पावर्स पे अपना प्रभुत्व स्टैब्लिश कर लिया, और जो कुछ ऐसे थे जिन्होंने युद्ध ही नहीं किया, है ना, वो बिना युद्ध किए ही
जो लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी पॉलिसी थी उसके अंतर्गत ऑलरेडी अंग्रेजों के सहायक बन गए, उनकी सहायक संधि को स्वीकार करके उनके एक तरह से वैसलेज में आ गए। ओके, उनके एक तरह से हम कह सकते हैं अंडर में आ गए पहले ही, बिना युद्ध किए। तो इस तरह से अब अंग्रेजों का पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था इंडिया में। एक तरफा वो प्रभुत्व अपना एस्टेब्लिश कर चुके थे और उनको चैलेंज करने वाला अब कोई नहीं था। इसीलिए आगे चल करके लॉर्ड डलहौजी जो है वो छोटी छोटी जो स्टेट थे उनको भी अब तेजी से मिलाते जाते हैं अपने स्टेट में। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि कुछ जो मेन इंग्लिश फिगर्स थे या जो ईआईसी के जो गवर्नर जनरल से या गवर्नर्स से उनके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके द्वारा किए हुए काम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो सबसे पहला ऐसा व्यक्ति है क्लाइव। क्लाइव जो कि एक मामूली सा क्लर्क बना था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में। वहां से अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट के द्वारा उसने बहुत तरक्की की। खास उससे मद्रास का जो युद्ध था उसने इसको खास पहचान दिलाई और वहां से एकदम से इसका मिलिट्री राइज शुरू होता है और ये बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। ओके, तो 1757 में जब इंडिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया तो इसको बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। सो क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ओके, उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट फिगर है वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। हाँ, मैं ये और बता दूं इसको कि क्लाइव 2 बार गवर्नर बना, 1765 में फिर से गवर्नर बना था ये। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि 1770 में इंडिया आया यहाँ का गवर्नर बन करके, मतलब बंगाल का गवर्नर बन करके। ओके, और इसी के समय में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल की वो दे दी गई, पद उसका बढ़ा दिया गया है ना। गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल ही नहीं बनाया बल्कि बंगाल के गवर्नर जनरल को जो दूसरे यहाँ गवर्नर जनरल थे यानी बॉम्बे का और मद्रास का, उनके ऊपर सुपरसीडिंग पावर्स दे दी। मतलब इसका आदेश जो था उनके ऊपर भी लागू होता था। ओके, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ऐसा व्यक्ति था। इसको जो जिस एक्ट के द्वारा ये पावर्स दी गई वो रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके द्वारा ही इसको ये पावर्स दी गई थी और उसी के द्वारा पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की गई थी कैलकाटा में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिगर वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एक मिलिट्री पर्सन थे और अमेरिका की जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें भी शामिल थे और वहां इन्होंने सरेंडर किया था। एक युद्ध हुआ था जिसमें ये हार गए थे और इन्होंने जो अमेरिका के फाउंडर हैं और पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उनके सामने सरेंडर किया था। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इनको इंडिया भेजा जाता है 1786 में यहाँ का गवर्नर जनरल बना करके और ये यहाँ पे आकर के परमानेंट सेटलमेंट करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही फेमस है। इसके अलावा यहाँ के आकर के सिविल सर्विसेज के जनक माने जाते हैं, पुलिस में सुधार करते हैं। तो कई सारे फील्ड में इनका जो योगदान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुलिस रिफॉर्म्स, सिविल सर्विसेज और यहाँ का परमानेंट सेटलमेंट। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट इज लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जाने जाते हैं सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के लिए। ओके, सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के लिए, और इसी को हम हिंदी में कहते हैं सहायक संधि प्रणाली। ये एक बहुत ही चालाकी वाली प्रणाली थी, बहुत ही माइंडेड पर्सन थे। 1798 में ये आए इंडिया के गवर्नर जनरल बन के, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के, और ये 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे और इन्होंने कई सारे स्टेट्स पे अपनी संधि को फोर्स किया, जिसमें अवध भी शामिल था, हैदराबाद शामिल था और भी कई सारे स्टेट। ओके, तो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के लिए। अगर आपको सब्सिडी अलायंस पॉलिसी के बारे में थोड़ा और गहरे से स्टडी करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और जो वीडियो है वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जाने जाते हैं अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के लिए। ओके, जिसको कहते हैं व्यवगत का सिद्धांत। ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं डेलिब्रेट पॉलिसी थी कि किस तरह से छोटे छोटे जो स्टेट थे उनको एनेक्स करना है। देखिए, जैसे हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि 1849 तक इंडिया की जितनी बड़ी पावर्स थी सबको हरा दिया गया।
अब छोटी छोटी पावर्स बची थी, बहुत छोटे छोटे, जो कि अधिकतर पहले ही अंग्रेजों के ही संरक्षण में आ चुके थे वो भी। ओके, और उनके पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि वो अंग्रेजों को चैलेंज कर पाते, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को वो चैलेंज कर पाते, उनकी इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी। तो इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को लगा कि यार अब क्यों इनको इतना सारा हम पैसा दे रहे हैं, इनको क्यों राज करने दे रहे हैं, क्यों ना इनके रिसोर्सेज पे भी हमारे कब्जा हो, है ना। इसीलिए वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो थी उसने उसको उधार दी। इसकी अपनी खुद की इन्वेंशन नहीं थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, लेकिन इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को एक अलग ही ऊंचाई दी, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो पॉलिसी और ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। ओके, हालांकि ये भी माना जाता है कि यही वजह बना था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा कारण लॉर्ड डलहौजी और उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को ही माना जाता है। ओके, तो लॉर्ड डलहौजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते कि 1757 से 1773 तक, यानी लगभग 16 साल तक जो पद था वो गवर्नर का रहा, ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर कहलाते थे सिर्फ। इसके बाद फिर 1773 से गवर्नर जनरल कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, और ये गवर्नर जनरल का जो पद था वो आपका रहता है 1830 तक। 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है उस तक, ओके, 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है वहां तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद रहता है। 1833 में क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट जो था, जो अंग्रेज साम्राज्य था इंडिया में वो बहुत बड़ा हो गया था, जैसे आप देख चुके हैं, जो मैसूर था उनको ये हरा चुके थे, मराठों को हरा चुके थे, उससे पहले ही तो बहुत बड़े फील्ड में फैल चुका था। इसीलिए अब इस पद को ही बड़ा कर दिया गया और उन्होंने कहा कि अब से ये पद जाना जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। ओके, इसीलिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माने जाते हैं। ओके, क्योंकि उस समय वही थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद रहता है 1858 तक। ओके, 1858 में जब फर्स्ट जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है इंडिया का, उसके बाद क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज इंडिया से खत्म कर दिया जाता है, तो इस पद को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि इसके पद के साथ एक और नाम जोड़ दिया जाता है, एंड दैट इज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हालांकि एक ही पर्सन था, लेकिन दो नाम उसको दिए गए थे। क्यों दिए गए थे, उसके पीछे ये वजह थी कि जब जब ये जो पर्सन था, वो जो ऐसे एरियाज थे इंडिया में जो कि पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के अंडर में थे, जब उनको डील करता था तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, और जब यहाँ के जो बचे खुचे राजकुमार थे, राजा वगैरह जो थे, नवाब थे, जब उनको डील करता तो वही वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहलाएगा, क्योंकि उस समय वो क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इस तरह से ये पद था। अगर हम बात करें इससे आगे किस तरह से फिर, जैसे आपने देखा कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस का वॉर होता है, तो उसकी जड़ों को अगर हम देखें तो ये शुरू होते हैं कहीं ना कहीं 29 मार्च से शुरू होता है, 1856-57 से, है ना। और ये पहला होता है बैरकपुर विद्रोह, 29 मार्च को होता है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है, जिसमें मंगल पांडे थे, इनके द्वारा विरोध किया जाता है और इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। 8 अप्रैल को इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ओके, इसके बाद फिर मेरठ में 9 मई को विरोध होता है, और यहाँ वही जो कारतूस वाला मामला था, रॉयल एनफील्ड राइफल आई थी और उसमें मुंह से कारतूस को फाड़ करके तब लगाया जाता था, और ये आम धारणा थी कि इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही नाराज थे इस चीज़ से, क्योंकि एक जानवर को उनके लिए हराम था, दूसरे को हिंदू लोग बहुत ही पवित्र समझते थे, तो इसलिए दोनों की जो धार्मिक भावना है वो आहत होती थी इस इंतजाम से। और मजे की बात तो यह है कि अंग्रेजों को ही पता था कि हमारे इससे जो है इस तरह का नाराजगी है लोगों में, हमारे सैनिकों में, लेकिन उन्होंने कभी इस पे कोई क्लैरिफिकेशन देने की बात ही नहीं की, कोई कोशिश ही नहीं की कि नहीं इसमें चर्बी है या नहीं है ना। उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो 85 कैवलरी मैन जो थे यहाँ, इन्होंने विरोध कर दिया उसका, उनको 10-10 साल की जेल दी गई, जेल अवॉर्ड कर दी गई। ओके, और इसके बाद फिर 10 मई को फिर से एक विरोध होता है। 3 रेजिमेंट जो थी वहाँ की मेरठ में ही,
वो विद्रोह कर देती हैं और विद्रोह करके वो जो हथियार थे जहाँ पे जो माल खाना कहेंगे हम, उससे क्या कहेंगे, जहाँ हथियार रखे जाते थे उसको लूट लेते हैं और लूट करके सीधे दिल्ली को मार्च कर देते हैं। वो 11 मार्च को दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे उनको अपना लीडर बनाते हैं और उनको बादशाह हिंदुस्तान की उपाधि दी जाती है। ओके, बादशाह हिंदुस्तान की उपाधि उनको दे करके अपना लीडर उनको डिक्लेयर कर देते हैं। और बहादुर शाह जफर जो कि 80 साल के थे लगभग उस समय, वो बड़े ही हिचकते हुए इसके लीडरशिप को संभालते हैं क्योंकि ही वॉज टू वीक टू डू एनी स्ट्रगल लाइक दैट। ओके, तो इसीलिए बड़े हिचकते हुए वो संभालते हैं। हालांकि ये सिर्फ नाम के लीडर थे और जो रियल की लीडरशिप थी वहाँ वो बख्त खान नाम के मिलिट्री जनरल थे, उनके हाथ में थी। ओके, 11 मई को दिल्ली में जब ये हो जाता है तो इसके बहुत ही तुरंत बाद ही इसकी खबर सब में फैल जाती है, आग की तरह से फैलती है और धीरे धीरे ये जो विद्रोह था ये सब में फैलने लगता है। ओके, और इसीलिए 12 से 31 मई के बीच में ही ये मुजफ्फरनगर, इटावा, मथुरा, लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली व अलीगढ़ तक में फैल जाता है। ओके, इस तरह से ये जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो शुरू हो जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से मुख्य स्थान थे इससे जुड़े हुए और वहाँ किस किस ने उनको लीड किया, है ना, स्थान किस किस ने वहाँ पे लीड किया और वहाँ जो अंग्रेज़ों ने जाकर के फिर उस को कंट्रोल किया, उसको दमन किया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को, तो वो कौन कौन से उनके मिलिट्री जनरल या मिलिट्री ऑफिसर्स थे। ओके, तो अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां, बहादुर शाह जफर जैसे कि कहा जाता है पूरे देश का नेतृत्व था एक तरह से, और बख्त खां उनके मिलिट्री जनरल थे जो कि रियल की लीडरशिप दे रहे थे। ओके, यहाँ दमन कर दिया जाता है और जो दमन करने वाले थे वो निकलसन और हडसन थे। ओके, और ये कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर के बेटों को पकड़ के, जो कि वही 55-60 साल के इस तरह के रहे होंगे, उनको पकड़ के बूढ़े बादशाह के सामने ही उनको गोली मार दी जाती है। ओके, बूढ़े बादशाह के सामने ही उनको गोलियां मार दी जाती हैं और वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, है ना, मतलब बहुत करीब से। ऐसे ही कानपुर में नाना साहेब ने लीड किया और तांत्या टोपे ने लीड किया, है ना। कानपुर में नाना साहेब और तांत्या टोपे ने लीड किया। नाना साहेब जो कि दत्तक पुत्र थे अंतिम पेशवा के। ओके, तांत्या टोपे के साथ मिलकर के लीड किया इन्होंने और यहाँ पे दमन किया कोलिन कैम्पबेल ने। ओके, कोलिन कैम्पबेल ने यहाँ पे दमन किया। ऐसे ही लखनऊ में हजरत महल, बेगम हजरत महल थी और इन्होंने अपने बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब डिक्लेयर करके यहाँ मूवमेंट को संभाला और यहाँ पे दमन जो किया वो भी कोलिन कैम्पबेल ने किया। हालांकि हजरत महल जो थी वो नेपाल को भाग गई थी। ओके, वो नेपाल को चली गई थी। ऐसे ही आपके नाना साहब भी माना जाता है कि वहीं नेपाल चले गए थे। झांसी ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे ने लीड किया और यहाँ पे हीरोज ने दमन किया। यहाँ देखिए हीरोज को आप वैसे भी याद रख सकते हैं, हीरोज नहीं, जो इंग्लिश में अगर हम लिखें तो हग रोज कहा जाता है उसको, HUGG और ROSS। ओके, तो HUGE है यहाँ। ओके, जो भी है, तो उन्होंने लीड किया और हीरोज ने कहा था कि शी वॉज द ओनली मैन अमंग द रेबेलियंस, है ना। ये किसने कहा था? हीरोज ने। किसके लिए? लक्ष्मीबाई के लिए। शी वॉज द ओनली मैन अमंग द रेबेलियंस। ऐसे ही बिहार जो है, बिहार में जो यूपी से लगता हुआ बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे जगदीशपुर पड़ता है। जगदीशपुर के बहुत बड़े जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने वहाँ पे लीड किया और यहाँ पे विलियम टेलर नाम के व्यक्ति ने जाकर के इसका दमन किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील ने इसको दबाया। बरेली में खान बहादुर खान, विंसेंट आयर ने इसको दबाया। फतेहपुर में अजीमुल्ला, इसको जनरल रेनर ने दबाया। और ऐसे ही रामगढ़ में रानी अवंतीबाई लोधी थी, इन्होंने यहाँ पे लीड किया था। और यहाँ पे जो था अंग्रेज ऑफिसर का नाम नहीं पता है कि कौन था, लेकिन यहाँ पे जाकर के यह भी दमन कर दिया गया। रानी अवंतीबाई लोधी जो थी वो लड़ते हुए शहीद हो गई। ओके, ब्रिटिश अगर हम बात करें इसकी, तो ये जैसे कि आज़ादी से काफ़ी पहले तक,
है ना, जो ये युद्ध हुआ 1857-58 में हुआ। और इस युद्ध के बाद बहुत सारे चेंजेस इंडिया में देखने को मिलते हैं, है ना। बहुत सारे, और जैसे कि हमने पीछे भी कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। सीधे सीधा जो राजकाज था इंडिया का, वो किसने ले लिया? ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। ओके, सीधे सीधे उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा उन्होंने और क्या किया कि यहाँ के जो मिलिट्री, उन्होंने देखा मिलिट्री ने ही विद्रोह किया था, तो मिलिट्री में तरह तरह के चेंजेस किए गए और मिलिट्री को जातियों के आधार पर बांट दिया गया, है ना। मिलिट्री को भी जाति के आधार पर, ये जो जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट, है ना, इस तरह की जो जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाई गई, ये राजपूत रेजिमेंट भी है। तो ये जो बनाई गई, ये इसी के बाद बनाई गई, क्योंकि उनको लगा, है ना, जिन जातियों ने असल में उन्होंने साथ दिया था इनका मोस्टली, तो उन्हीं जातियों को इन्होंने कहा कि ये जातियां जो हैं मिलिट्री वाली जातियां लड़ाकू जातियां हैं, बाकी जो जातियां उनमें दम नहीं है, वो लड़ाकू जातियां नहीं है, है ना। तो आगे का उन्होंने अपना जो भविष्य था उसकी कहीं ना कहीं गुंजाइश बनाते हुए, यहाँ की बांटना है इनको, धर्म जाति के आधार पर और बांटना है और लंबे टाइम तक राज करना है। तो इसीलिए उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को और बांटने के लिए मिलिट्री में भी जाति के आधार पर वो बना दिया। और जो जिन्होंने साथ दिया था उनको इनाम दिया गया, जैसे कि रामपुर के नवाब थे, इन्होंने उनका साथ दिया तो इनको इनाम दिया गया। और अवध वालों ने साथ नहीं दिया था, उनको पीस दिया गया बुरी तरह से। जिन जिन ने इनका साथ निभाया, सिखों ने साथ दिया तो उनके नाम पे सिख रेजिमेंट बना दिया गया, जैसे, है ना। तो इसी तरह से इन्होंने भरमाने की कोशिश की। इसके अलावा इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे कानूनन में भी बहुत सारे चेंजेस किए, यहाँ तक कि आईपीसी वगैरह बदल डाली, दूसरी सारी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। तो ये सारे हुए। इसके अलावा जो एक मेन चीज थी जो इससे रिलेटेड है सीधे सीधे, वो ये कि इन्होंने ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने की कोशिश की जिसके द्वारा कि इसको नकारा जा सके, ये कहा जा सके कि ये जो रिवोल्ट था ये एक तरह से इलीगल था, एक लीगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में हुआ था और ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, कुछ इस तरह से, है ना। तो इसीलिए इन्होंने जो नाम दिया इसको सिपाही म्यूटिनी दिया। अंग्रेज जो इतिहासकार जितने भी रहे हैं, जिन्होंने भी इसके बारे में लिखा, वो सब इसे सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। सिपाही म्यूटिनी, म्यूटिनी जो शब्द है स्पेशली वो अंग्रेजी में ऐसी क्रांति के लिए यूज होता है जो कि आप किसी लीगल अथॉरिटी के अगेंस्ट करो, यानी आप जो काम कर रहे हो वो इलीगल है। ओके, यानी आप अगर किसी का विद्रोह ऐसे में कर रहे हो, किसी का विरोध कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली इलीगल माना जाता है, क्योंकि आप जो कर रहे हो लीगल अथॉरिटी का विरोध कर रहे हो। ओके, ये वैसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ मान लीजिए वर्तमान में सरकार चली, किसी की भी सरकार मान लीजिए, आप कोई भी सरकार है, वो इलेक्टेड सरकारें होती हैं सारी, और हम जबरदस्ती से कहें कि नहीं साहब आप अपने पद से हट जाओ, इस्तीफा दो प्रधानमंत्री जी और सत्ता छोड़ो और हम बैठेंगे सत्ता पे, तो ये भी म्यूटिनी अपने आप में, बिकॉज दे आर लीगली सिलेक्टेड, दे आर लीगली चूजन, दे आर लीगली इलेक्टेड देयर। ओके, दे आर देयर बिकॉज वी हैव इलेक्टेड देम, बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया हैव इलेक्टेड देम। तो इसीलिए जैसे ये हमारी मांग नाजायज है, सेम वैसे ही उन्होंने इस पहले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को नकारने की कोशिश की, उसको सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी का नाम दे करके। ओके, जबकि हमारे जो पहले ऐसे इंडियन जिन्होंने कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, वो वीर सावरकर थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की इन्होंने एक बुक लिखी और उसमें इन्होंने कहा कि ये भारत की आज़ादी की पहली जंग थी। ओके, अब चलिए देख लेते हैं बहुत शॉर्ट में कि इसके सामाजिक प्रभाव क्या थे ब्रिटिश राज के यहाँ पे। तो सामाजिक प्रभाव बहुत सारे देखने को मिलते हैं, वो भी खासतौर से शुरुआती फेज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाद में इन्होंने भरमाने की कोशिश की और सिर्फ इन्होंने अपने राजकाज से ज़्यादा मतलब रखा, किसी तरह के सुधार यहाँ करने की कोशिश इन्होंने नहीं की। ओके, तो सामाजिक प्रभाव में अगर हम देखें पहले, तो सती प्रथा को इन्होंने बैन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में 1829 में 1828 में ब्रह्म समाज की स्टैब्लिशमेंट हुई राम मोहन राय के द्वारा, और सती प्रथा को 1829 में बैन किया गया। ओके, इसके अलावा इन्होंने ठगी प्रथा को बैन किया, विधवा विवाह को इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की, बाल विवाह पे पाबंदी लगा दी, महिला शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश की। 1854 का जो स्पेशली जो वुड्स डिस्पैच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैटर में, है ना, शिक्षा के मामले में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम के एक महान
जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने खासतौर से महिला शिक्षा में और विधवा विवाह के क्षेत्र में बहुत काम किया है ना। बहुत सारे इन्होंने पत्र लिख करके भेजे थे, बहुत हजारों लोगों के साइन करा करके, और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक तरह से प्रेशर बनाया था कि वो विधवा विवाह के लिए कानून बनाए। ओके, और इसके अलावा शिक्षा में भी इनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। शिशु कन्या हत्या होती थी, असल में कुछ जगह पे ये चलन था कि जो लड़कियां होती हैं उनको पैदा होते ही या तो मार दिया जाता था, जन्म कुछ समय के बाद मार दिया जाता था। ओके, तो उसको भी इन्होंने बैन किया। अंतरजातीय व्यवहार में को बढ़ाने की कोशिश की, सोशल मोबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की। ओके, अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक प्रभाव में बेसिकली इन्होंने भारत को लूटा, बुरी तरह से लूटा, सारे धन दौलत यहाँ की लूट के ले गए। ओके, और इस क्षेत्र में इनको एक्सपोज किया गया दो लोगों के द्वारा खासतौर से। वैसे तो सबसे ज्यादा योगदान नौरोजी का है। ओके, लेकिन वैसे आरसी दत्त का नाम भी काफी सम्मान के साथ लिया जाता है इस क्षेत्र में। तो दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, ड्रेन ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की ये नौरोजी ने बुक लिखी थी, और इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये बताया था कि किस तरह से अंग्रेज लोग जो हैं वो इंडिया के पैसे को, इंडिया के धन दौलत को यहाँ से लेके जा रहे हैं। ओके, और उनके द्वारा प्रतिपादित ये सिद्धांत ही धन का बहिर्गमन सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी कहा जाता है। अगर आपको इसके बारे में और थोड़ा डीपली स्टडी करनी है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को बहुत ही डीपली समझा गया है, स्टडी किया गया है। ओके, इसके अलावा आरसी दत्त जो कि पहले आईसीएस ऑफिसर थे। ओके, और आईसीएस ऑफिसर से रिटायर होने के बाद इन्होंने एक बुक लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इन्होंने इसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह से अंग्रेज जो हैं वो इंडिया को इकोनॉमिकली लूट रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, और हिस्ट्री सेक्शन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। हमने कोशिश की थी कि कुछ ऐसा छूटे भी ना जो कि इम्पोर्टेंट हो, और कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बैगेज भी आप पे ना बने, क्योंकि हिस्ट्री वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी है, और 4-5 घंटे 5-6 घंटे के वीडियोस में शायद उसको कवर किया जाए। 5-6 घंटे का तो शायद एक, अगर हम स्टडी करें ढंग से तो सिर्फ आप अकबर को भी कवर नहीं कर सकते, कहाँ हमने सारी हिस्ट्री कवर कर ली है। ओके, तो इसीलिए, क्योंकि इसमें जो है आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम है, पैट का एग्जाम, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना पड़ता। इसीलिए हमने कोशिश की कि बस जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाइए, हालांकि एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग के साथ पहुँचाइए। उम्मीद करते हैं आप, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग and keep growing, and yes, don't forget to like, subscribe our channel and to suggest it to others. Thanks for watching. See you again.